हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट इटसेल्फ। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। आपको एक इंटीजर एरे दी हुई है नम्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड return an array answer such that answer I is equal to the product of all the element of nums except nums I। और आपको एक आंसर एरे देगी यहाँ पे रिटर्न करके वेक्टर, मतलब एक एरे रिटर्न करनी है आपको आंसर नाम की, जिसकी हर एक वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम, प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं सभी एलिमेंट्स का एक्सेप्ट द नम्स आई। जैसे अगर वन इंडेक्स का, अगर हमें आंसर वन की वैल्यू निकालनी है वन इंडेक्स वाले की, तो हमें सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है नम्स के हर एक एलिमेंट का। कौन से वाले एलिमेंट को छोड़ के, वन वाले को। इसे समझते हैं एक बार एग्जांपल से, इसी वाले को वन टू थ्री को लेके मान लीजिए हमें नम्स कुछ इस प्रकार से दी है, वन टू थ्री फोर, ये आपकी नम्स है। आपको एक आंसर एरे रिटर्न करनी है, वो इतने ही साइज की होने वाली है जितने की आपकी नम्स एरे है। उसका हर एक एलिमेंट आप कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मैं उसकी ये सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट निकालना चाह रहा हूँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला। तो ये आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट करना है एक्सेप्ट दिस। इसको छोड़ दीजिए। तो अगर इसको आप छुपा लें तो ये दो एलिमेंट बचे और ये एलिमेंट बचे, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 8। ऐसे हर एक के लिए करते हैं। पहली वाली पोजीशन के लिए इस वाले एलिमेंट को छुपा लीजिए, इसको छुपा लेंगे तो इनका तीनों का प्रोडक्ट करना होगा। इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 4 3 12 24। अगर आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर एलिमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, इसको छुपा लीजिए। अगर इसको छुपाएंगे तो आपके एलिमेंट क्या होगा, एक तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा और ये वाले हो जाएंगे। तो 4 3 12 12 हो जाएगा आपका। लास्ट वाले कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट निकालना है तो लास्ट वाले एलिमेंट को छुपा लीजिए, मतलब 4 को छुपा लीजिए। तो आपका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बचे हुए एलिमेंट का, 3 2 6 1 6। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये आपकी आंसर एरे बन गई। यही आपको रिटर्न करना है। अब ये देखना है कि ये किस तरीके से किया जा सकता है, इसकी क्या अप्रोच अपनाएं इसे करने के लिए। तो ठीक है, सबसे ब्रूट फोर्स आपके दिमाग में क्या आ सकता है, मैं इसको एक बार और बना देता हूँ यहाँ पे। नम्स क्या है आपका, 1 2 3 4। मैं आप सोच रहा हूँ इसका सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच आपके दिमाग में क्या आ सकती है, आपको कुछ सोचना ही ना पड़े। तो आप बोल रहे हैं कि जो आप मतलब करना है वो कोड में लिख दीजिए। आपको क्या करना है, आपको जैसे इसके कोरिस्पॉन्डिंग आंस में एलिमेंट निकालना है, आंस जीरो निकालना है अगर आपको, तो आपको आंस जीरो निकालने के लिए क्या करना है, इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लूप चलाना चालू करेंगे और लूप कुछ इस प्रकार होगा, फॉर इंट आई इक्वल टू, मतलब आप हर एक के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये तो हो गया कि मुझे हर एक आंस में हर एक इंडेक्स के लिए आंसर चाहिए। तो आपको हर एक आई इंडेक्स के लिए आंसर चाहिए, कैसे मिलेगा, तो आप एक लूप और चलाएंगे, हर एलिमेंट के लिए ट्रेवर्स करेंगे। मान लीजिए मैं आई इक्वल टू 0 के लिए कर रहा हूँ ना इस बार ट्रेवर्स, तो आई इक्वल टू 0 के लिए इस एरे को, नम्स को दोबारा से ट्रेवर्स करेंगे हर एक आई के लिए। तो इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। और ट्रेवर्स करते समय बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको आपको प्रोडक्ट तो करना है। मान लीजिए एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट स्टोर करूंगा। उसकी वैल्यू स्टार्टिंग कितनी दी थी, 1, एंड प्रोडक्ट इक्वल टू 1। तो आप क्या करते जाएंगे, इसमें प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू एज करते जाएंगे, हर एलिमेंट का प्रोडक्ट करना है। इस वाले लूप से हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट इंटू एज। इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप आई इंडेक्स के लिए निकाल रहे हैं ना, किसी भी आई इंडेक्स के लिए आंसर निकाल रहे हैं, तो जे आई के इक्वल नहीं होना चाहिए। आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब उस केस में आप प्रोडक्ट नहीं करेंगे। जैसे आप मान लीजिए आंसर 2 निकाल रहे होते हैं, तो मतलब आई की वैल्यू 2 होती है आपकी, तो ये याद रखेंगे कि 2 इज नॉट इक्वल टू जे। जब आप एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में आप 2 का कंट्रीब्यूशन नहीं देखेंगे, 2 इंडेक्स वाले का, कि 2 इंडेक्स में 3 है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे प्रोडक्ट इंटू 3, क्योंकि हमें उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे आप आंसर 2 निकाल लेंगे। ये आपका हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो देखिए ये आपके नेस्टेड लूप चल रहे हैं एन एन के, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्योंकि हमें देखें, अगर हम अपने कंस्ट्रेंट देखें तो हमें कंस्ट्रेंट किस प्रकार से दिए हैं, कंस्ट्रेंट में दिए हमें 10⁵ तक दिए नम्स की लेंथ। तो ये तो टीएल ही आ जाएगी अगर बिग ऑफ एन स्क्वायर सॉल्यूशन करेंगे तो।
और आप एक बार नमसाई भी देख लीजिए, नमसाई आपका -30 से 30 तक दिया है, तो ऐसा कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये आपका इंट में स्टोर हो सकता है, ओवरफ्लो नहीं करेगा, तो वो आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो अब दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? तो एक अप्रोच जो हमारे दिमाग में आ रही है वो ये कर सकते हैं हम कि हमें कोई भी एरे दी थी, दोबारा से बना लेते हैं। एरे थी हमारी 1 2 3 4 थे इसके एलिमेंट। एक चीज बताइए, आपको क्या करना है? आप अगर मान लीजिए इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर निकाल रहे हैं, तो बस आपको इसका कंट्रीब्यूशन तो हटाना है। अगर आप पूरे का प्रोडक्ट कर ले, पूरे का प्रोडक्ट कितना है? 4 3 12 2 24, 24 आ रहा है, ये पूरी एरे का प्रोडक्ट हो गया। अब आपको इसको छोड़ के सबका मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये है कि पूरे प्रोडक्ट में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको हटाना है। अगर आप इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर निकाल रहे हैं, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है पूरे प्रोडक्ट में से वो आपको हटाना है। तो अगर मैं मान लीजिए आंसर 0 निकालूं, तो कितना आएगा? मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना था सब एलिमेंट्स का मिला के? 24। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। तो मैं 1 का डिवाइड कर दूंगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन हट जाएगा, 24 डिवाइड बाय 1, 24 विल बी आंसर। क्योंकि मैंने पूरे प्रोडक्ट निकालने में इस 1 का ही तो मल्टीप्लाई किया होगा, तो मुझे अगर इसका कंट्रीब्यूशन हटाना है तो कंट्रीब्यूशन कैसे हटेगा? मल्टीप्लाई को नलिफाई करेगा डिवाइड से, तो हम डिवाइड कर देंगे। अगर हमें आंसर 1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हमने कहा कि अच्छा 24 में तो हमारा हर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है मल्टीप्लाई, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, पर मुझे इस 2 को हटाना है वहां से। मैंने मान लीजिए इस तरीके से किया होगा ना, 24 कैसे निकला होगा आपका? 1 × 2 × 3 × 4, ये होगा आपका। आप बोल रहे हैं कि अच्छा ये तो टोटल प्रोडक्ट हो गया, पर जब मैं फर्स्ट इंडेक्स के लिए निकाल रहा हूँ तो मुझे 2 का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना, जबकि मैंने 2 का कंट्रीब्यूशन ले रखा है यहाँ पे, तो मैं डिवाइड कर दूंगा इसमें 2 से। तो एक तरह से आप 24 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऐसे ही आप आंसर 2 निकाल लेंगे, आंसर 3 निकाल लेंगे। अब इसमें समस्या क्या है? इसमें दो समस्याएं हैं। एक तो समस्या यही है कि प्रॉब्लम में आपको शायद कहीं गिवन है कि आपको डिवाइड का यूज नहीं करना है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन बिग ऑफ एन टाइम एंड विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है? अब ये लिखा क्यों है? क्यों? आप ध्यान से देखिए आपके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। आपका नमसाई -30 से 30 तक जा रहा है, तो इसके बीच में 0 आ रहा है। अब 0 से समस्या क्या होगी, उसे एक टेस्ट केस से समझते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ ले लिया, मेरी एरे है 1204, ये मान लीजिए। तो आप अप्रोच करेंगे फिर से सेम तरीके से करेंगे। आपने क्या कहा कि ऐसा करो, हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाल दो, मतलब सबका प्रोडक्ट निकाल दो, 1 × 2 × 0 × 4। तो आपने देखा कि ये कितना आ गया? 0। सभी एलिमेंट का 0 आ गया। अब आप अगर आंसर 0 निकालेंगे तो आप बोलेंगे मुझे बस इसका कंट्रीब्यूशन हटाना है। तो इसका कंट्रीब्यूशन हटाने के लिए आप क्या कहेंगे कि अच्छा ऐसा बताओ पूरा प्रोडक्ट कितना है? पूरा प्रोडक्ट 0 है, 0 डिवाइड बाय 1, 0। कोई दिक्कत नहीं है, निकल रहा है, बिल्कुल सही निकल रहा है, क्योंकि बीच में एक एलिमेंट 0 हो गया है ना आपका। वो एलिमेंट अगर 0 हो चुका है तो आप देखिए ओवरऑल प्रोडक्ट तो 0 ही हो जाएगा, अगर इस एलिमेंट को छोड़ भी दूं तो। ऐसे ही आप आंसर 1 निकालेंगे, आंसर कितना होगा आपका? 0 डिवाइड बाई 2, 0। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप आंसर 2 निकालने आएंगे, तो एक चीज बताइए, अगर आपने यही एलिमेंट छुपा दिया, ये एलिमेंट छुपा दिया, अगर आपने ये वाला एलिमेंट छुपा दिया, तो आपके पास एलिमेंट कौन कौन से बचे? 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा। तो आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था? 4 2 8, 8 होना चाहिए था यहाँ का आंसर। पर आप इसे परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। एक चीज बताइए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पूरे प्रोडक्ट में 0 में डिवाइड कर रहे हैं 0 से, जो कि ऑपरेशन कर भी नहीं सकते, डिवीजन ऑपरेशन। और डिवाइड ना भी करें तो भी आपका प्रोडक्ट तो 0 हो गया, तो आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि अच्छा एक्चुअल में बाकी सबका प्रोडक्ट कितना है। तो या तो आपको बाकी सबके लिए फिर से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो वो फिर से कॉम्प्लेक्सिटी खराब होगी। तो इसलिए ये अप्रोच आप तब यूज नहीं कर सकते जब आपका एक एरे का एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इस केस में आप इस अप्रोच को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एरे का एलिमेंट 0 हो सकता है, क्योंकि अभी नम्स की वैल्यू -30 से 30 लाई कर रही है। तो ये अप्रोच तो आपने रिजेक्ट कर दी। तो अभी तक आप बिग ऑफ एन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर पाए हैं। अच्छा, दूसरा कोई सॉल्यूशन देखते हैं जो बिग ऑफ एन में हो सके। तो आपको ए एरे क्या दी हुई थी? 1 2 3 4, ये है। अच्छा, अच्छे सोचते हैं, हमें डिवीजन ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, पर हम मल्टीप्लीकेशन तो कर पा रहे हैं ना। तो क्या हम मल्टीप्लाई का कुछ यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट? जैसे हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, हर एक एलिमेंट के लिए सोचते हैं। जैसे मुझे इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालना था, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे ये छोड़ना, बाकी सबका मल्टीप्लाई करना, मतलब मुझे इसके लेफ्ट वाले सबका मल्टीप्लाई करना है और इसके राइट वाले भी सबका मल्टीप्लाई करना है, इन सबका प्रोडक्ट देना है। अगर मैं बोलूं कि आपको अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे इसके लेफ्ट वाले सबका मल्टीप्लाई कर दो और इसके राइट वाले सबका मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, हम किसी भी एलिमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? उसके लेफ्ट का प्रोडक्ट ला रहे हैं और राइट का प्रोडक्ट ला रहे हैं, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट अपने आप ही छूट जाएगा, मतलब छूट जाएगा अगर आप लेफ्ट और राइट का प्रोडक्ट करेंगे तो। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अप्रोच क्या आ रही है? प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स की।
पर यहाँ पे प्रीफिक्स सम नहीं है, यहाँ पे प्रीफिक्स प्रोडक्ट है और सफिक्स प्रोडक्ट। यहाँ पे वो वाली अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं पहले से। हम इस एलिमेंट का अगर वो निकालना चाह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो, लेफ्ट के प्रोडक्ट को पहले से स्टोर कर लो, राइट के प्रोडक्ट को पहले से स्टोर कर लो। इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जब भी आपको निकालना होगा, तो जो लेफ्ट का प्रोडक्ट है इंटू राइट का प्रोडक्ट कर देंगे इस इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग, वो आपको क्या दे देगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर दे देगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स प्रोडक्ट सफिक्स प्रोडक्ट ये करेंगे कैसे, एक चीज बताइए, आपको क्या निकालना है इसके, अगर आप इस एलिमेंट के लिए निकालना चाहते हैं बेसिकली, तो आप इससे लेफ्ट वालों को निकालेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रीफिक्स आई निकालना चाह रहा हूँ, तो प्रीफिक्स आई में मैं क्या स्टोर करूंगा, 0 से लेके i-1 तक का प्रोडक्ट। तभी तो क्या होगा, अगर मैं मान लीजिए इसकी कोरस्पॉन्डिंग आंसर निकालना चाह रहा हूँ, मैं इस तरीके से फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ कि मेरा आंसर किस तरीके से निकले, आंसर निकले मेरा प्रीफिक्स आई, सॉरी, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा आंसर कैसे निकले, प्रीफिक्स आई इंटू सफिक्स आई। आप चाहते क्या थे कि ये क्या हो, मेरा लेफ्ट का प्रोडक्ट हो, इस आई वाले इंडेक्स से लेफ्ट का प्रोडक्ट, मतलब 0 से लेके i-1 तक। ये क्या हो, राइट का, आई से राइट का प्रोडक्ट, मतलब i+1 से लेके n-1 इंडेक्स तक। ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी इंडेक्स के लिए प्रीफिक्स आई निकाल रहे हैं, तो वो उससे एक एलिमेंट पहले तक का मल्टीप्लाई स्टोर करना है। अगर मैं मान लीजिए प्रीफिक्स 0 निकाल रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि प्रीफिक्स 0 जब आप निकाल रहे हैं तो इससे पहले तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, 0 इंडेक्स से पहले तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप बोल देंगे अच्छा ऐसा करो, यहाँ तक का प्रोडक्ट 1 कर दो, जैसे हम सम में 0 कर देते हैं, प्रोडक्ट में हम 0 तो नहीं कर सकते वरना पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक का प्रोडक्ट मैंने बोल दिया कि 1 है, प्रीफिक्स 0 1 है। अगर आप प्रीफिक्स 1 निकालेंगे तब आप क्या करेंगे, अगर आप प्रीफिक्स 1 निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रीफिक्स 1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझिए, प्रीफिक्स 1 निकालना है तो यहाँ तक का प्रोडक्ट, 0 से 0 तक का प्रोडक्ट। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, प्रीफिक्स 0 आपने निकाल रखा है, प्रीफिक्स 0 में, प्रीफिक्स 0 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एरे का नाम ए दिया भी हमने यहाँ पे, तो a i-1 का। ठीक है, क्योंकि आपको प्रीफिक्स 1, एक चीज बताइए, प्रीफिक्स, ये तो मतलब यहाँ पे तो चलो 0 में 1 स्टोर कर दिया था, मान लीजिए आप प्रीफिक्स 3 निकाल रहे होते, तो अगर आप प्रीफिक्स 3 निकाल रहे हैं तो प्रीफिक्स 3 स्टोर करेगा प्रोडक्ट 0 से लेके 2 इंडेक्स तक का, और प्रीफिक्स 2 में आपका प्रोडक्ट है 0 से लेके 1 तक का। तो आप बोलेंगे ना कि 0 से 1 तक का प्रोडक्ट तो मेरा प्रीफिक्स 2 में पहले से ही है, मैं पूरी कैलकुलेशन दोबारा से करके थोड़ी लाऊंगा, मैं बस क्या कर दूंगा, 2 इंडेक्स का और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो ए 2 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा प्रीफिक्स 3 निकल आएगा। तो ये आपकी अप्रोच होगी प्रीफिक्स निकालने की। ऐसे ही आप सफिक्स के लिए क्या करेंगे, अगर आपको सफिक्स n-1 निकालना है, लास्ट इंडेक्स का सफिक्स निकालना है, तो आप देखेंगे कि सफिक्स में हम क्या बोल रहे थे कि अगर आपको सफिक्स आई निकालना होता है, सफिक्स आई निकालना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सफिक्स आई निकालना होता है i+1 से लेके n-1 तक का प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे सफिक्स n-1 निकालना है, तो एक तरह से इसके बाद में वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लाना है, तो इसके बाद में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, लास्ट इंडेक्स के बाद में, इसके बाद में नहीं है, तो हमने इसका प्रोडक्ट कितना बोल दिया 1। अगर आप अब कोई निकालेंगे, मान लीजिए सफिक्स आई निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि अच्छा ऐसा करो, सफिक्स i+1 मेरा क्या दे रहा होगा मुझे, प्रोडक्ट ला के दे रहा होगा कहां से कहां तक का, i+2 से लेके n-1 तक का। जबकि मेरे सफिक्स आई में मुझे क्या चाहिए, i+1 से लेके n-1 तक का प्रोडक्ट चाहिए। तो आपका i+2 से n-1 तक का प्रोडक्ट तो आपको मिल रहा है सफिक्स i+1 से, आपके पास बचा कौन सा एलिमेंट, मात्र i+1 एलिमेंट बचा। तो आप क्या करेंगे, ai+1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी अप्रोच होगी इसको निकालने की। फिर आपको ये दोनों निकालने के बाद आपको आंसर निकालने के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, आपको आंसर ही क्या होगा, प्रीफिक्स आई, मतलब आपको आंसर ही में आई एलिमेंट छोड़ना है ना, तो मतलब 0 से लेके i-1 तक का प्रोडक्ट चाहिए एक तो सफिक्स आप, प्रीफिक्स आई आपको क्या दे रहा है, 0 से लेके i-1 तक का प्रोडक्ट दे रहा है। और आपको क्या चाहिए, इसमें आंसर निकालने के लिए i+1 से लेके n-1 तक का प्रोडक्ट चाहिए, तो सफिक्स आई आपको क्या दे रहा है, i+1 से लेके n-1 तक का प्रोडक्ट। ये आपकी अप्रोच रहने वाली है, तो इसको जरा कोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस नम्स का साइज निकाल लेंगे कि नम्स एरे का साइज क्या है, ये हमें गिवन एरे है।
तो nums डॉट साइज, इसी साइज की आप क्या करेंगे, प्रीफिक्स वेक्टर बना लेंगे और सफिक्स वेक्टर बना लेंगे। वेक्टर इंट प्रीफिक्स एन कॉमा सफिक्स एन। अब आप सबसे पहले प्रीफिक्स निकाल देते हैं। चलिए हम पहले प्रीफिक्स निकाल लेते हैं। तो आपको प्रीफिक्स जीरो तो पहले से ही पता है। प्रीफिक्स जीरो क्या रहने वाला है, अभी हमने डिस्कस किया। इससे पहले तक का एलिमेंट का प्रोडक्ट, इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो वन। ठीक है। अब आपको कोई भी प्रीफिक्स निकालना है। फॉर इंट आई इक्वल टू वन, आई से लेके आई लेस देन एन तक कोई भी प्रीफिक्स निकालना है। तो आप क्या अप्रोच अपनाएंगे, आप बोलेंगे मेरा प्रीफिक्स आई कितना रहने वाला है। ऐसा करो, अब मुझे प्रीफिक्स आई माइनस वन दे दो, पर इसमें मेरा एक पहले वाला एलिमेंट छूट रहा होगा। अगर मुझे प्रीफिक्स आई निकालना है तो मेरा आई माइनस वन इंडेक्स छूट रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, नम्स आई माइनस वन का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपकी अप्रोच रही। इस तरह से आपका प्रीफिक्स निकल जाएगा हर एक एलिमेंट के लिए। अब आप निकालेंगे सफिक्स, मतलब राइट वाले प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकल रहा है यहाँ से, याद रखना है ना। ऐसे आपका राइट से प्रोडक्ट निकालना चालू करेंगे, सफिक्स प्रोडक्ट। तो आपको एक चीज पता है पहले से सफिक्स के बारे में, कि सफिक्स एन माइनस वन मेरा क्या रहने वाला है, वन रहने वाला है। क्योंकि सफिक्स क्या लाता है, अपने से किसी भी सफिक्स आई क्या देता है, आई प्लस वन से एन माइनस वन तक का प्रोडक्ट। एन माइनस वन के बाद तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, एन माइनस वन इंडेक्स के बाद। तो सफिक्स एन माइनस वन वन कर दूंगा। अब आपको कोई भी निकालना है। फॉर इंट आई इक्वल टू एन माइनस टू, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस वन। तो आपको अब कोई भी एलिमेंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, सफिक्स आई कितना होने वाला है, सफिक्स आई प्लस वन। पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि इसमें कौन सा एलिमेंट छूट जाएगा। अभी हमने जो डिस्कशन किया था उससे एक चीज क्लियर हो रही थी कि इसमें आई प्लस वन वाला इंडेक्स छूट जाएगा। तो ए आई प्लस वन, ए नहीं मतलब यहाँ पे नम्स एरे है, नम्स आई प्लस वन का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको दोनों एरे मिल गई। अब तो आपको कुछ भी नहीं करना। एक आप आंसर की स्टोर करने के लिए वेक्टर बना लेंगे, वो भी एन साइज का रहने वाला है। वेक्टर इंट आंस, एन साइज का वेक्टर बना लिया। और इंट आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। क्या करने वाले हैं आप कुछ नहीं, बस आपको तो आंसर आई कैसे मिलेगा, प्रीफिक्स आई इंटू सफिक्स आई। पहले वालों का प्रोडक्ट कर दो, आंसर इक्वल टू प्रीफिक्स आई इंटू सफिक्स आई। ठीक है, सफिक्स आई पहले वाले का प्रोडक्ट कर दिया और बाद वालों का प्रोडक्ट कर दिया, तो आपको आंसर मिल जाएगा। रिटर्न कर देंगे आप आंसर यहाँ से। रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। पर अभी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप देखिए उसने नीचे एक फॉलो प्रॉब्लम और दे रखी है। ये अप्रोच सही है, बिल्कुल सही बात है, पर आपको इसके आगे वो फॉलो पूछ सकता है कि आप देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, क्या आप इसे बिग O वन स्पेस में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बिग O वन का मतलब ये है कि आप आंसर एरे तो यूज कर रहे होंगे, आंसर एरे की दिक्कत नहीं है। बट आप ये प्रीफिक्स एरे सफिक्स एरे, ये दो एरे बना रहे हैं, क्या आप इनको भी हटा सकते हैं। तो ये आपकी फॉलो प्रॉब्लम होगी। तो इसी अप्रोच में ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम आंसर आई में प्रीफिक्स आई और सफिक्स आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं प्रीफिक्स आई को मतलब प्रीफिक्स एरे में क्यों पूरे स्टोर करके ला रहा हूँ, क्यों ना मैं साथ के साथ प्रोडक्ट करते जाऊं और आंसर आई में उसका प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन देते जाऊं कि अच्छा लेफ्ट से ये कंट्रीब्यूशन आता जा रहा है। पहले मैं लेफ्ट की सारी कंट्रीब्यूशन ले आया और मैंने कहा कि आंस में, आंस आई में लेफ्ट से ये कंट्रीब्यूशन आएगा, वो पहले स्टोर कर दिया। फिर मैंने कहा कि अच्छा राइट से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वो राइट से मैं मल्टीप्लाई करते हुए आ रहा हूँ। मैं स्टोर करके क्यों ला रहा हूँ, पहले से इन्हें स्टोर करके क्यों रख रहा हूँ। क्यों ना मैं जब मुझे जरूरत है तब मैं उस चीज का प्रोडक्ट लाऊं, मैं कहूँ कि राइट, अब मैं राइट वाला कंट्रीब्यूशन दे देता हूँ आंसर में। तो ऐसा करते हैं, राइट से प्रोडक्ट लेते हुए आते हैं और आंसर में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है वो दे देते हैं। तो अभी यहीं पे मैं चेंजेस करूंगा कुछ, आपको इनकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीफिक्स और सफिक्स की। प्रीफिक्स जीरो भी वन नहीं करना होगा। ठीक है, आपको क्या पड़ेगी, एक तो आपको आंसर एरे की तो जरूरत पड़ेगी, इसको भी हटा दीजिए। ऐसा कीजिए, इस आंसर एरे को ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए, आंसर एरे की तो जरूरत पड़ेगी। तो आंसर एरे की आपको जरूरत पड़ेगी। और मैं यहाँ पे मैंने आंसर एरे का हर एक एलिमेंट अभी वन बोल दिया कि अभी वन है। अब एक चीज बताइए, मैं अगर आंसर आई में लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ तो मैं लेफ्ट वाले एलिमेंट देखूंगा। तो अगर मैं क्या करूं, मान लीजिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ जहाँ पे मैं लेफ्ट का प्रोडक्ट स्टोर करके ला रहा हूँ, तो अभी उसकी वैल्यू कितनी है, वन है। अब एक चीज बताइए, अगर मैं आंस जीरो को कर रहा हूँ अपडेट, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन, अब मैं आंस जीरो को यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, प्रीफिक्स वगैरह हट गया है।
मैं कह रहा हूँ कि आंस में लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन ले आओ कि लेफ्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैं क्या कहूंगा, लेफ्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है कि इस आंस की वैल्यू पहले कितनी थी, आंस आई की, मतलब इस इंडेक्स का पहले कितना, इस इंडेक्स में वैल्यू जो है पहले से कितनी है वो, और लेफ्ट से क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो लेफ्ट से कंट्रीब्यूशन में करंट में लेके आ रहा हूँ, करंट में। अब एक चीज बताइए, स्टार्टिंग में आई इक्वल टू जीरो के लिए तो लेफ्ट से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा होगा ना, वन ही, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई इंडेक्स ही नहीं है, आई इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में कोई इंडेक्स है ही नहीं है, तो आप करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, कि करंट की वैल्यू वन है, तो वन का मल्टीप्लाई करने में आप बेझिझक कर देंगे। अब आप करंट को अपडेट कर देंगे अगले एलिमेंट के लिए, जब आप आई इक्वल टू वन को करेंगे, एक चीज समझिए यहाँ से, इस एरे में देख लेते हैं, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं दोबारा से। आप बोल रहे हैं कि आपकी जो नम्स है वो कुछ इस प्रकार है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। आप आंस बना रहे हैं, अभी आपने आंस को क्या कर दिया, हर एक को वन वन दे दिया, वन मतलब अभी हमने किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया, ना लेफ्ट से कंट्रीब्यूशन लिया ना राइट से लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब इस आंसर को अपडेट कर रहा हूँ, मैं इसमें लेफ्ट वाले आंसर ला रहा हूँ इससे कि अच्छा एक चीज बता, तेरे से लेफ्ट में प्रोडक्ट कितना है, वो मैं अब अपडेट कर देता हूँ पहले। तो ये बोलेगा मेरे लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो मेरे लेफ्ट का प्रोडक्ट तो अभी वन ही है, तो मैंने करंट एक वेरिएबल बनाया था जिसमें लेफ्ट का प्रोडक्ट स्टोर किया था, तो उसने बोला कि लेफ्ट का प्रोडक्ट वन ही है, तो इसमें वन का मल्टीप्लाई किया, आंसर वन ही रहा है यहाँ पे। अब मैंने जब इस इंडेक्स पे आया, मैंने इसमें कहा कि अच्छा ऐसा करो, मेरे लेफ्ट का अपडेट कर दो, तो ये बोलेगा कि अच्छा मेरे लेफ्ट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो मैं जब यहाँ पे आऊंगा इस लिमिट में, तो मैं करंट को अपडेट करना पड़ेगा मुझे पहले ही अपना, कि करंट में मेरा क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका प्रोडक्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया है इस एलिमेंट का, तो इसका इंक्लूड कर दूंगा, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा करंट इंटू ए आई के। पहले हमने ये अपडेट किया, फिर हमने ये किया, जब अगली कॉल पे जाएंगे तो मेरा करंट में इसका प्रोडक्ट आ चुका होगा, फिर जब मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, मैं कहूंगा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे लेफ्ट का प्रोडक्ट मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो करंट में स्टोर है, अभी कितना है, अभी भी वन है, तो आपने बोला कि ये तो अभी भी वन ही रहेगा मेरा यहाँ पे, तो आप देख भी सकते हैं इसके लेफ्ट, इस एलिमेंट के लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन वन है। फिर आप जब इस एलिमेंट पे आए, तो आप क्या करके आ रहे होंगे, करंट को अपडेट फिर से कर लिया होगा आपने पहले ही, आपने कहा होगा कि अभी इस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन तो जोड़ दो, तो वन इंटू टू, अभी मेरा लेफ्ट का पूरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, टू हो गया, तो जब आप अगली इस इंडेक्स पर पहुंचेंगे, तब आपके पास लेफ्ट में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टू होगा। आप बोलेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन मुझे लिखना था, तो यहाँ पे लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है, ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट के लिए टू है, तो आपने टू लिख दिया। इस तरीके से आप लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सिक्स हो जाएगा, ये आपने लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन लिखा। जब आप अभी आपका लेफ्ट का हुआ है, पर आंस में देखिए क्या है, आपका राइट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इस एलिमेंट के लिए राइट का कंट्रीब्यूशन कितना है, आप बोलेंगे इसके राइट में तो मेरा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें राइट का कंट्रीब्यूशन वन है, तो वन का मल्टीप्लाई रखा है इसमें। फिर आप इस एलिमेंट पे पहुंचे, इस एलिमेंट बोलेंगे राइट का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये बोलेगा राइट का कंट्रीब्यूशन फोर है, तो आपने फोर का मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें। अब राइट का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करते जा रहे हैं आप आंसर में अपने। फिर आप जब इस एलिमेंट पे पहुंचे, तो आप बोले राइट का कंट्रीब्यूशन कितना है, ट्वेल्व है, तो ट्वेल्व कर दिया। फिर आप इसमें पहुंचे, ट्वेंटी फोर कर दिया। इस तरीके से आपका आंसर अपडेट हो जाएगा दो बार में, एक बार लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन, एक बार राइट का कंट्रीब्यूशन। अब इसको कोड कर लेते हैं। तो हमने कहा आंसर इक्वल टू आंसर इंटू करंट, करंट में क्या होगा, इसके लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होगा। अब मैं जब अगले एलिमेंट पे जाऊंगा, तब उससे पहले ही मैं इसको अपडेट कर दूंगा, करंट को कहूंगा कि भाई इस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन तो जोड़ दो अगले के लिए, काम आएगा मेरे। तो करंट इक्वल टू करंट इंटू नम्स आई, ठीक है। तो जब अगले आंसर आई पे जाऊंगा, तो वहां पे क्या होगा, करंट मेरा अपडेट हो चुका होगा और लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन मेरा बढ़ चुका होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे कर देंगे। अब आपको लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जब आप यहाँ से इस लूप से बाहर निकलेंगे, तो आपने लेफ्ट के सारा कंट्रीब्यूशन देख लिया, अब राइट का कंट्रीब्यूशन देख के आने वाले हैं। तो करंट, उसमें उसे भी हम करंट में स्टोर कर लेते हैं, करंट वेरिएबल में। तो अभी उसको वन कर दिया, आई इक्वल टू एन माइनस वन से चालू करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक जाएंगे, आई माइनस माइनस। आप बोलेंगे कि ऐसा करो, आंस आई को अपडेट करना है, तो आंस आई में पहले से क्या स्टोर था, पहले से अब क्या स्टोर होगा, हमारा लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन होगा। उस लेफ्ट के कंट्रीब्यूशन में मल्टीप्लाई कर दो, राइट से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो राइट से कितना आ रहा है, करंट के बराबर आ रहा है, कर के बराबर, सी डबल आर के बराबर। आप बोलेंगे जब मैं इससे और एक एलिमेंट पहले जाऊंगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन मुझे लेके जाना है, तो इस करंट को मैं अपडेट कर दूंगा, करंट इक्वल टू करंट इंटू नम्स आई। और आप क्या कर देंगे, आपने लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन भी ले लिया, राइट का कंट्रीब्यूशन भी ले लिया, तो आपको अब इस लूप की कोई जरूरत नहीं है, रिटर्न कर देंगे आंसर। जरा देखते हैं, एक सेकंड, नेट बंद हो चुका है। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट।
जब भी इस माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड का यूज करता हूँ ये नेट पता नहीं क्यों बंद हो जाता है। ये कनेक्ट कर लेते हैं, सोने वाला है। ठीक है, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। अच्छा, हो चुका है शायद। नहीं नहीं, सबमिट कर। ये एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।